गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं अभिजीत और इन्वेस्टिंग फूल के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में, मार्केट के करंट हाल के बारे में कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है एंड हाउ द करंट इलेक्शन हैज़ बिकम अ ह्यूज फैक्टर। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। एफआईआई की सेलिंग हो रही है, ग्लोबल मार्केट्स के कुछ फैक्टर्स हैं, राइट। सो सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वैसे पोर्टफोलियो की भी डिस्कशन करेंगे, हम अपने पोर्टफोलियो की भी बात करेंगे और जो हमारा निफ्टी टॉप 10 पोर्टफोलियो में है, निफ्टी टॉप 10 पोर्टफोलियो है, उसकी भी बात करेंगे। पोर्टफोलियो में भी काफ़ी उथल पुथल हो रही है अगर मार्केट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट है तो एंड हाउ टू नेविगेट ऑल दिस, हम क्या करेंगे, हम किस तरह से सोचेंगे, व्हाट थिंग्स वी शुड लुक एट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल में हम अपना पोर्टफोलियो हमेशा लाइव रखते हैं। हम कब क्या खरीद रहे हैं, कब क्या बेच रहे हैं, सब कुछ पब्लिक रहता है। सो एंड दिस इज़ ऑल फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस। हम यहाँ पे एक डीआईवाई मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं, और मेरा खुद का पैसा भी इसी में लगा हुआ है। एंड अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। And let's get straight on to the point, right? So the first thing is the event risk from general elections. तो मार्केट इसको लेके काफ़ी मतलब डरा हुआ है, घबराया हुआ है। अगर आप लास्ट 2 हफ्तों में मार्केट का हाल देखें तो मार्केट बेसिकली कहीं जा नहीं रहा है, वैसे नीचे ही जा रहा है, पर एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आता है, किसी दिन 2% नीचे, नेक्स्ट दिन 1% अप, कोई मतलब सर्टेनिटी नहीं है। एंड द वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स 10 तक चला गया था इन अप्रैल, इन द सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल 2024। और यूजुअली इलेक्शन से पहले विक्स इतना कम कभी नहीं होता, मतलब मार्केट कभी भी इतना सर्टेन नहीं होता कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ इट। सरप्राइजिंगली इस बार विक्स 10 तक चला गया था। विक्स 10 का मतलब ये है कि मार्केट बिल्कुल भी मतलब मज़े में है, बिल्कुल सर्टन है कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस इलेक्शंस, बिल्कुल बेफिक्र जिसको बोलते हैं, राइट। सो दैट हैपेंड एंड व्हाट फॉलोड वाज अ डिजास्टर। सो विक्स रोज शार्पली फ्रॉम 10 टू अभी मतलब 8.5 तक चला गया है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। आई थिंक पिछली इलेक्शंस में 25 के ऊपर भी गया था विक्स। इट इज़ नॉर्मल फॉर विक्स टू राइज बिफोर इलेक्शंस, क्योंकि वोलेटिलिटी और अनसर्टिनिटी का सबको थोड़ा बहुत रहता है। बट अगर ये सो आई मीन दिस डजेंट शो एनी साइन कि विक्स अभी यहाँ पे रुक जाएगा, राइट। अभी 20, 25, 30 कहीं भी जा सकता है विक्स, हमको नहीं पता। और विक्स का ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट नेसेसरली गिरता रहेगा, बट मार्केट कहीं नहीं जा सकता है एंड द राइजेस एंड फॉल्स विल बिकम बिगर एंड बिगर। मतलब ऐसे 2% ऊपर, 2% नीचे, 2% ऊपर, 2% नीचे। सो इट कैन बिकम a very haywire situation for especially for traders and all, right। उनके लिए काफ़ी ट्रिक हो सकता है। इन्वेस्टर्स का तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हमारा रीबैलेंसिंग का डेज मतलब रीबैलेंसिंग का टाइम हमारा फिक्स रहता है, उसी दिन हम खरीदेंगे बेचेंगे। बाकी दिन बस स्क्रीन को देखना है, और जिस दिन ग्रीन होगा उस दिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जिस दिन रेड पे होंगे उस दिन थोड़ा सा बुरा लगेगा। दैट्स इट। बट मोटा मोटी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में, और वॉलेटिलिटी नियर टर्म में मतलब इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू स्टे एलिवेटेड फॉर नाउ, राइट। जब तक अभी कुछ ही हफ्ते बचे हैं इलेक्शंस ख़त्म होने में। तो डर जो ये है, वो डर ये है कि बीजेपी की जितनी सीट्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था पहले, जैसे सपोज कोई 350 एक्सपेक्ट कर रहा था, 325 एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट, उतना शायद ना आए, इज व्हाट अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट माइट बी एंटिसिपेटिंग। एंड उसके वजह से इट हैज़ काइंड ऑफ स्पूक द मार्केट्स, बोथ डोमेस्टिक एंड लाइक फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल। तो अब इसके डर के 2 तरीके हैं इसको देखने के। एक तो है शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म तुम्हारा बहुत ज़्यादा व्यू है तो यू कैन से कि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड आउटकम आया, राइट, अनएक्सपेक्टेड, अभी एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि द करंट डिस्पेंसेशन विल कंटिन्यू, राइट। एक तो ये है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से आएगी, राइट। उसके बाद बीजेपी बहुत कम, मतलब मेजोरिटी का मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट मेजोरिटी से आएगी। तीसरा, अगर बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई तो एनडीए का कोalition बनेगा। And the most like unexpected or the unfavorable in a way from the market's point of view, हम ये बोल सकते हैं कि अगर एनडीए का कोalition भी नहीं आया, राइट, the opposition forms the government or something, the current opposition. So in the long term मार्केट्स को ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम लाइक 1-2 क्वार्टर का खराब
रिजल्ट होगा। इट्स नॉट कि पॉलिसीज बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं गवर्नमेंट चेंज होने से, राइट। इट्स नॉट कि अगर कोई स्ट्रक्चरल ट्रेंड है हमारी इकोनॉमी में तो वो रिवर्स हो जाएगी, राइट। दोज थिंग्स वोंट हैपन। In the long term, Indian market has remained strong. It will remain strong, right? We should take it as that. But जिसको शॉर्ट टर्म का डर है, दे माइट बी स्पूक्ड बाय द फैक्ट कि मैं अभी क्यों लगाऊं पैसे, मैं अभी शायद निकाल के रख दूं, लेट जून कम एंड आई मीन देन प्रॉब्ली आई विल रीडिप्लॉय। तो उस हिसाब से उनको डर ये है कि मार्केट्स माइट टैंक इन द शॉर्ट टर्म। कितना गिरेगा किसी को नहीं पता, या गिरेगा भी नहीं वो भी किसी को नहीं पता। लॉन्ग टर्म ये है कि अगर कोalition गवर्नमेंट आती है या बीजेपी को मेजोरिटी कम मिलती है, सो द लैक ऑफ द पेस ऑफ रिफॉर्म्स, जितने रिफॉर्म्स इस गवर्नमेंट ने किए हैं या जितने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, उनकी रफ्तार थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी सी बैकफुट पे आ जाएगी, राइट। इफ यू हैव टू लाइक प्ले इट सेफ, तुम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जा सकते, राइट। सो दैट माइट स्लो डाउन एंड दैट इन टर्न माइट impact the economy a little bit in the medium to long term, right? So वो एक ज़्यादा बड़ा डेंजर है compared to this short term fall. So और जो इकोनॉमी में हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स हैं, राइट, जैसे हम डिजिटाइजेशन को देख लें, अब हर चीज़ में डिजिटाइजेशन हो चुका है, राइट। आप इंश्योरेंस खरीदते हो, आप पॉलिसी बाजार में जाके खरीद सकते हो, राइट। क्रेडिट लोन लेते हो, दैट इज डिजिटाइज्ड। ऑलमोस्ट एवरी फैसेट ऑफ आवर फंक्शनिंग इज डिजिटाइज्ड। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में इतना ज़्यादा हो चुका है। फाइनेंशियलाइजेशन का जो ट्रेंड है, स्ट्रक्चरल ट्रेंड, दैट विल इज गोइंग टू कंटिन्यू, वो और पीछे नहीं जा रहा। दीज थिंग्स आर नॉट गेटिंग रिवर्स, राइट। इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो हैं, हेल्थ केयर, हमारे हॉस्पिटल्स जिस तरह से बन रहे हैं, लोग हेल्थ केयर इंश्योरेंस जिस तरह से ले रहे हैं, राइट, क्रेडिट जिस तरह से बढ़ रहा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिस तरह से बढ़ रहा है, ये सारी ट्रेंड्स हैं। दीज ट्रेंड्स आर नॉट गोइंग टू गो बैक, राइट। ये ऐसे ही रहेंगी एंड दीज विल रिमेन लाइक दिस फॉर 10-15 ईयर्स। दीज माइट इवन एक्सिलरेट, राइट। ये एक्सिलरेट ही होंगे, माइट की बात नहीं है, एक्सिलरेट करेंगे ही करेंगे। देयर इज नो अदर वे, बिकॉज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इकोनॉमी विल कीप ग्रोइंग। सो वी हैव टू थिंक इट लाइक दैट कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नो मैटर व्हाट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन इज, राइट। तो बट हाँ, हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर अनफेवरेबल आउटकम आया तो 1-2 क्वार्टर हम थोड़ा दुख झेलें और फिर बाकी तो बने रहें स्ट्रैटेजी में। द अदर थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट सम सेक्टर्स, जैसे केपेक्स वाले हो गए या इंफ्रा पे जो फोकस्ड हैं स्टॉक्स, या इवन पीएसयू स्टॉक्स हैं, उसमें करेक्शन थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ गिवन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पीएसयू में देखो पीएसयू बैंक्स भी आते हैं। नाउ पीएसयू बैंक्स के अंदर, इनमें मतलब इसमें तुमको सेक्टर के अंदर जाके तुमको देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अभी पीएसयू बैंक्स के बैलेंस शीट्स अच्छे हैं, दे हैव बिन ग्रोइंग, मतलब नाइस ओनली। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आई थिंक वर अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग, आई गेस। उससे पहले पीएनबी का नंबर्स अच्छा था, एसबीआई के नंबर्स अच्छे थे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हॉरिबल बेस ऑफ द एंटायर हिस्टोरिकल एनपीएस सीन जो था हमारा, वो सारा क्लीन अप हुआ है। अभी फाइनेंस सीट्स अच्छे हैं और अभी ये क्रेडिट साइकिल नहीं है, राइट। तो अभी इसमें एनपीए बनने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि ये मतलब 2-3 साल में अभी खत्म हो जाएगा, राइट। सो दीज पॉकेट्स, these PSU banks might still continue to perform well, right? हम ये नहीं बोल सकते कि अब गवर्नमेंट चली गई तो सारे PSU स्टॉक्स गिर जाएंगे, राइट। सम स्टॉक्स, केपेक्स इंफ्रा वाले स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो कंपनीज विच आर सीन एज बीइंग फेवर्ड बाय द गवर्नमेंट, मैं यहाँ पे सिर्फ अदानी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, पर whatever companies, right, which are a little bit related or which might be benefiting from the related तो नहीं बोलना चाहिए, I'll take that word back, but which might be benefiting from this government's push in infra and all that, they might correct a little bit, because people might think कि जो नई सरकार आएगी, अगर कोई नई सरकार आई तो what will be their रवैया against these companies, right, which have gotten huge order books, right. But yeah, another PSU story. So defense stocks में जितना focus रहा है इस government का, now if a new government comes, right, अभी globally you are looking at the security situation, globally it's not very favorable, right. कई जगह वॉर्स हो रहे हैं, अफ्रीका में हमेशा वॉर होता रहता है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है 2 साल से, वो खत्म नहीं हो रहा है, इसराइल में वॉर हो रहा है, मिडिल ईस्ट में ईरान वहाँ पे बैठा हुआ है, राइट, रेड सी में प्रॉब्लम्स हो रही है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम हो रही है। सो द एंटायर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड इज लाइक इट्स लाइक रियली हेवायर राइट नाउ।
तो डिफेंस पे और हमारे लिए खुद की प्रॉब्लम्स तो हैं ही, पाकिस्तान चाइना हमारे हैं ही दोनों साइड, तो and we are this trend that has started, right, to like manufacture weapons in the country, or to develop weapons in the country, armaments, whatever, right. Companies like HAL, right, HAL की order books अभी full हैं, वो मतलब उसकी order books इतनी full है कि people are expecting orders to be completed quickly और वो कर नहीं पा रहे हैं, right. Similarly like BEL, so these stocks, अब ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी जो आते ही बोलेगी कि नहीं भाई ये स्टॉक्स अब अच्छे चलने लग गए हैं, इनके पर काट दो एंड लेट्स गो बैक एंड बाय वेपन्स फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, राइट. सो वो शायद नहीं हो. सो द डिफेंस स्टोरी इवन फॉर आवर शिप बिल्डिंग कंपनीज, राइट, कोचिन हो गया, मजगांव हो गया, द स्टॉक्स में करेक्ट अ लिटिल बिट इन द लॉन्ग टर्म, बट ये जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है कि हम उनके ऑर्डर बुक्स और आते रहेंगे, डिफेंस पे फोकस रहेगी, दीज थिंग्स आर अनलाइकली टू चेंज, राइट. तो वो इस मोटा मोटी हमें ऐसे सोचना है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट ओवर द लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा शायद नहीं पड़ेगा. सेकेंड हम बात करते हैं FII सेलिंग जो चल रही है हमारी. तो FII को ऑब्वियसली इलेक्शन आउटकम का रिस्क अगर हटाना है तो दे विल गो बैक. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स हियर. एक तो ये कि हमारा इलेक्शन रिस्क वो लेना नहीं चाहते, या थोड़ी देर वो निकल जाएंगे, फिर दे माइट थिंक कि आ जाएंगे, तो but that is like timing the market, but anyway like funds do it all the time, so that will be one factor. The other factor is India as an emerging economy market, right, has always seen very premium valuations, और returns भी हमने अच्छे ही दिए हैं भाई. हम रिस्क प्रीमियम अगर लेते हैं एज अ मार्केट, एज अ कंट्री, अगर हम बोल रहे हैं हमारा स्टॉक मार्केट अगर रिस्क प्रीमियम लेता है तो भाई डिलीवर भी करता है, बट दे आर फाइंडिंग, अगर स्ट्रिक्टली वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से देखा जाए कि माल सस्ता कहाँ पे मिल रहा है, तो दे आर फाइंडिंग बेटर वैल्यूएशन मार्जिन इन अदर emerging economies, right. Let's say किसी को वियतनाम में लगाना है, किसी को ताइवान में लगाना है, कहीं और लगाना है. The other factor is China is reviving. चाइना की मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी मतलब बेटर हुई है, right, even though there is still वेरी मतलब हाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओवर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और चाइना से बहुत ज़्यादा डंपिंग होगी इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो. सो बट थोड़ा सा भी एक मतलब लेट्स लुक इट लाइक दैट, एक प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसके फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिप है, तो उसके फॉर्म में थोड़ी सी भी हल्की सी सनशाइन आती है ना कि फॉर्म थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, तो everyone will book on that player कि the form is returning, right. अब how much that will return, how much that will like how much China will go back to being the old China, to being the like faster, steadier China, that we have to look at. But yeah, because it's a much bigger economy, India के 5 like 5 much more than 5 times our economic size, so उसका weightage ज़्यादा रहता है, and वहाँ पे कुछ डिप्लॉयमेंट हो सकती है इन द होप्स कि चाइना इज रिवाइविंग, द इकोनॉमी इज रिवाइविंग. द अदर थिंग इज कि अब इंटरेस्ट रेट कट्स जो थे, वो किसी ने बोला था पहले कि जून में हो जाएंगे, फिर बीच में उड़ते उड़ते खबर आई थी कि मार्च में भी हो जाएगा, राइट. अब वो सब दोज ऑल हैव बीन लेड टू रेस्ट. इस साल में मैक्सिमम अब लोग सोच रहे हैं कि शायद एक ही हो जाए तो अच्छा है, या फिर नहीं भी हो सकता है, राइट. देयर आर अ फ्यू पीपल हु हैव द कंसेंसस नाउ कि बिल्कुल होगा ही नहीं 2024 में रेट कट. वो हो या ना हो, राइट, एटलीस्ट वो इंटरेस्ट रेट कम होने का जो प्रोबेबिलिटी था वो बहुत कम हो गया है. सो पीपल विल जस्ट कंटिन्यू पार्किंग देयर फंड्स इन यूएस. इफ यू हैव टू थिंक इट लाइक अ ग्लोबल इन्वेस्टर, तो यूएस इज रिस्क फ्री, राइट, इट्स द लीस्ट रिस्की, यू कैन से इट वन वे, क्योंकि डॉलर इज द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो अगर तुमको पूरा ही सिक्योर रहना है तो तुम डॉलर में ही इन्वेस्टेड रहो. व्हाई वुड यू गो एंड इन्वेस्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, खास करके जब वहां पे इलेक्शंस एंड ऑल दैट, तो वो डॉलर में ही रखे रहो. तो कुछ मनी जो है वो उधर भी फ्लो हो रहा है, राइट, इट्स फ्लोइंग बैक टू द यूएस, क्योंकि अभी उनको लग भी नहीं रहा है कि रेट कटना ही नहीं है, राइट. रेट जब अच्छा मिल ही रहा है यूएस में, तो बाकी जगह क्यों जाए, वो यूएस में ही बैठे रहते हैं. So that is the attitude, and FIIs may or may not come back after the elections. This is not necessarily due to the election outcome. जैसे कि मैं बोला कि ऊपर भी और 3 फैक्टर्स हैं, राइट. इंडिया माइट स्टिल रिमेन ओवरवैल्यूड, दे माइट परसीव इट एज ओवरवैल्यूड, तो वो आ भी सकते हैं, वापस नहीं भी आ सकते हैं. अभी तो कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है, थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स दे आर सेलिंग लाइक एवरी डे, एंड ये तो एक बात है. दी अदर थिंग इज दे आर हेविली इन्वेस्टेड इन सम सेक्टर्स लाइक प्राइवेट बैंक्स, और ये कुछ सेक्टर्स हैं जो चले नहीं हैं प्रीवियसली, मतलब लास्ट 2 साल में चले नहीं है, पिछले 1 डेकेड में तो काफ़ी चले थे.
एंड इवन लाइक कंजम्पशन स्टॉक्स। तो ये जब चले नहीं है, बिकॉज इंडिया वो कंजम्पशन में इसलिए लगाते हैं बिकॉज इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन अ कंजम्पशन स्टोरी। अब अगर चाइना का देखो कंजम्पशन एज पार्ट ऑफ जीडीपी, दैट इज मच लेसर देन व्हाट इंडिया इज। बट चाइना का रियल एस्टेट ज्यादा है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कम है, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मार्केट। सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स को इसलिए उतना ज्यादा नहीं मिलता बिकॉज 10 साल से कुछ परफॉर्म ही नहीं किए मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, केपेक्स स्टॉक्स कुछ परफॉर्म ही नहीं करते, कंजम्पशन ही परफॉर्म करता है, प्राइवेट बैंक ही परफॉर्म करते हैं, तो उनका पैसा उसी में लगा रहता है। बट दीज स्टॉक्स, दीज सेक्टर्स हैवंट परफॉर्म्ड इन द लास्ट 2 years। एंड अगर एफआईआई इलेक्शन का आउटकम अगर अच्छा नहीं आता एंड एफआईआईज वांट टू पुल आउट मनी फ्रॉम इंडिया, तो जिस सेक्टर में पैसा लगा हुआ है उसी से निकालेंगे, राइट। सो इवन दो दीज सेक्टर्स हैव नॉट परफॉर्म्ड इन द लास्ट 2 years, दे माइट सी फर्दर डाउन टर्न। ये प्राइवेट बैंक्स और ज्यादा गिर सकते हैं। मैं एचडीएफसी बैंक का नाम तो नहीं लेना चाहता था पर अब ले लिया है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज बैंक्स, राइट। सम बैंक्स आर एनीवे परफॉर्मिंग वेल, यू कैन सी लुक एट आईसीआईसीआई एंड सम अदर बैंक्स। बट वैसे ये सारी डिस्कशन के लिए कुछ भी मतलब जाके पैसा मत लगा देना, अपना अपना रिसर्च करके लगाना। दिस इज जस्ट फॉर आवर डिस्कशन पर्पस, राइट। एनीवे दिस दैट इज फॉर एफआईआई। और जब एफआईआई बेच रहा है, ये राइट साइड का ग्राफ मैंने इसलिए लगा रखा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ है वैसे, कि रिटेल जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारी जो देश की जनता है, वो लगाए जा रही है मतलब स्टॉक मार्केट्स में। एंड दिस अगेन इज अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड। ऐसी सब चीज़ों को तुमको देखना पड़ेगा फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट लेंस। रिटेल इसलिए नहीं लगा रही है कि उसको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी और व्हाटएवर, रिटेल बस लगाई ही जा रही है, राइट। और एसआईपी इनफ्लोज हैव कंटिन्यूड टू गो अप गो अप गो अप गो अप। अब अगर आप यहाँ पे अप्रैल 2023 और अप्रैल 2024 का डेटा देखो तो इट इज अ कंटिन्यूअस चार्ट, राइट। वो बढ़ता ही जा रहा है एंड दैट विल कंटिन्यू ग्रोइंग, इट्स अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड। रिटेल संभाल रहा है मार्केट को एंड वो एफआईआई जहां जाना है जाए, वो आए तो आए, नहीं आना तो मत आए। ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट द मार्केट क्योंकि उनका बहुत ज्यादा होल्ड है और बहुत ज्यादा फंड्स है हमारे मार्केट में। पर रिटेल ने किसी तरह मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ है ये बहुत ज्यादा टाइम तक। मतलब अगर बहुत ज्यादा कट आया मार्केट में तो रिटेल बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, दे विल हैव टू गेट आउट एट सम पॉइंट। बट जब तक माइनर करेक्शंस हो रहे हैं, रिटेल इज होल्डिंग अप प्रीटी वेल, राइट। एंड दिस अप्रैल एक्चुअली वी क्रॉस 20,000 crores इन एसआईपी इनफ्लोज, मंथली एसआईपी इनफ्लोज 20,000 crore पहली बार क्रॉस हुआ है मार्केट में। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि एटलीस्ट एक छोर से हमने संभाला हुआ है मार्केट को। So all of you are also contributors in that, those of you who are invested in stock market, I'm hoping ideally all of you. The one concern here is that कि हमारा जो इंडिया में जो पॉपुलेशन का जो सेविंग्स रेट है, राइट, दैट सेविंग्स रेट वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और हमारा जो क्रेडिट है या डेट है, कंज्यूमर डेट जो है, वो 15 साल में हाईएस्ट है। सो समवेयर आवर सोसाइटी एज अ होल इज गेटिंग मोर लाइक इंडेप्टेड एंड मतलब सेविंग्स हमारी कम होती जा रही है। अब मतलब इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं बट somehow that this is not a very good sign for the long term, but let's see how it plays out. Now some other factors are there. यहाँ पे मैंने राइट पे चार्ट लगाया हुआ है गोल्ड बीज का, एंड इफ यू लुक एट गोल्ड बीज, इसने पिछले 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है? 21.5%. लाइक इमेजिन गेटिंग 21.5% इन जस्ट 6 months इन गोल्ड. It's wild, right? And that is why I have like always said कि like hedge तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब हाँ मे बी a little bit of hedge, but asset allocation needs to be important. तुम अपना 100% अगर पोर्टफोलियो में 100% अपना पैसा अगर मोमेंटम में डाल के रखे हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि ड्रॉडाउन उस हिसाब से आएंगे. If you want to like stabilize it a bit, gold is a really good bet. और अभी तो वैसे टाइम भी अच्छा चल रहा है, गोल्ड का अच्छा चल रहा है, सिल्वर का अच्छा चल रहा है. So amidst all this like ग्लोबल वॉलेटिलिटी, राइट, इधर उधर बहुत सारे फैक्टर्स हलचल हो रहे हैं, तो उसके बीच में चाइना गोल्ड बाइंग भरपूर कर रहा है, भर भर के खरीद रहा है चाइना, बिकॉज आई थिंक इट इज टेकिंग दैट एज अ हेज अगेंस्ट. उसने यूएस डॉलर के इतने सारे ट्रेजरी बिल्स रखे हुए हैं इन द इवेंट कि कुछ हो जाए, चाइना ताइवान में कुछ हो जाए, चाइना यूएस में कुछ हो जाए. इट कांट बैंक ऑन होल्डिंग सो मच ऑफ डॉलर्स, राइट. वो डंप भी नहीं कर सकता मार्केट में, क्योंकि वो डंप करना एक बार स्टार्ट करेगा तो उसने रख रखे हैं कि अगर वो डंप करना स्टार्ट करे तो उसी की वैल्यू खराब होगी, राइट. सो व्हाट इज द नेक्स्ट हार्ड एसेट? अब चाइना बिटकॉइन में तो बिलीव करता नहीं है, वो सब आई थिंक वहां पे बैंड होगा. यहाँ पे हमारे भी नए शेयर्स हैं. आई थिंक यूएस इज बीइंग द ओनली वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री अबाउट क्रिप्टोज, एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग अदर दिस या वेनेजुएला टाइप के कंट्रीज को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट रेगुलर कंट्रीज में, राइट.
सो क्रिप्टो में अगर लगाएगा नहीं चाइना तो वो गोल्ड बहुत ज़्यादा बाय करेगा, जो कि वो कर रहा है अपना फॉरेक्स को, अपने हर चीज़ को शोर अप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। एंड गोल्ड वैसे भी मतलब ओवरऑल गोल्ड बढ़ रहा है, सो दैट इज अ दिस इज अनदर एसेट क्लास बेसिकली, राइट। एंड इफ वी लुक एट दी ग्लोबल फैक्टर्स, अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे हेडविंड्स लग नहीं रहे हैं, जो वॉर्स चल रहे हैं वो भी स्टेबिलाइज टाइप के ही हैं, मतलब ज़्यादा उसमें कुछ हलचल नहीं हो रही है, बट रिटोरिक बहुत है। किसी दिन अपने ये नेतन्याहू आके कुछ बोल देते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर बाइडन आके बोलते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई कुछ करता नहीं है, किसी को कुछ करना है नहीं। अभी इलेक्शंस हैं, सब बाइडन का दिमाग अभी उसी में लगा हुआ है कि किस तरह से बस ये टेस्ट पार करके मैं निकल जाऊं। और सो US markets are holding up steady for now. They're not falling. They probably have discounted कि भाई रेट कट होना नहीं है, शायद टाइम लगेगा इसमें. So they've taken it on the chin and going good for now. तो अभी एक तरफ से एटलीस्ट अच्छा है, जब हमारा मार्केट गिरे जा रहा है या इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम अपने मार्केट में देख रहे हैं, तो ग्लोबली थोड़ा बहुत संभला हुआ है, दैट इज गुड। अगर वो भी पिट गए और हम भी यहाँ पिट रहे हैं तो फिर तो भाई डबल जेपड़ी तो नहीं, बट डबल ट्रबल हो जाएगा। और अभी तो रेट कट्स की भी बात हो रहे हैं। आई थिंक स्वीडन ने रेट कट्स किए, फिर यूके का भी चल रहा है कि शायद रेट कट्स करेंगे, राइट। बिकॉज वो ज़्यादा देर तक वो रेट कट बिना किए रह नहीं सकते यार। तुम कितना मतलब कितने डेट रिपेमेंट्स करोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो। और एंड समवेयर यू हैव टू थिंक अबाउट ग्रोथ ऑल्सो, बस इन्फ्लेशन सोच के नहीं रह सकते। सो लेट्स सी हाउ लॉन्ग द US ऑल्सो परसिस्ट्स विद इट्स हाई इंटरेस्ट रेट्स। एंड सम अदर फैक्टर्स दैट आर देयर कि रूरल रिकवरी की कोई साइंस दिख रही है अभी। FMCG स्टॉक्स कुछ अपने जो मतलब अपने पसंदीदा तो नहीं बोलेंगे, पर मार्केट्स को बहुत पसंद है, मैरिको और ये सब जो हमारे स्टॉक्स हैं, दे आर सीइंग, दे हैव गिवन गुड गाइडेंस कि रूरल मतलब जो नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, ये लोग सब नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में ही चले गए, दैट माइट सी सम रिवाइवल। और ऑटो कंपनीज के भी नंबर्स सही आ रहे हैं। सो अगर मॉनसून एवरेज से अच्छा हुआ या एवरेज भी हुआ तो ऑटो कंपनीज आर ऑल्सो गिविंग गुड गाइडेंस, दीज like FMCG companies are also giving good guidance on the rural recovery. तो ओवरऑल कंजम्पशन को देखें तो अभी भी शायद ठप है, बट अगर रूरल रिकवरी थोड़ी सी आती है तो थोड़ा सा शायद उससे मतलब फ़ायदा होगा। एंड बट जो एक ट्रेंड है कि हायर एंड जो कंजम्पशन है वो दैट इज ऑलवेज प्रिवेलिंग ओवर द लोअर एंड कंजम्पशन. That is why our SUVs are selling more than the lower end cars, right? टाइटन आई थिंक चल रहा है, टाइटन वैसे अभी तो गिरा हुआ था, बट मतलब jewelry is probably doing fine, right? Some sectors are doing fine. So select pockets in consumption are still going okay. For example, Trent is going fine, it's still going strong. And but मोटा मोटी अगर ओवरऑल कंजम्पशन को देखें तो कहीं वीक है, बट दीज आर गुड साइंस. टाटा मोटर्स posted 222% profit. 222% profit पता नहीं कैसे होता है. This is boosted by the JLR profitability. टू व्हीलर्स हमने ऑलरेडी बात कर दी. सो टाटा मोटर्स अपने स्टॉक में है, ये अपने पोर्टफोलियो में है, और ये शायद इट इज़ द ओनली स्टॉक अगर हम पोर्टफोलियो की भी बात करें जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे है, राइट. सो नन ऑफ द अदर स्टॉक्स दे हैव फॉलन सो मच फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई. ओके, जोमेटो इज एट ऑल टाइम हाई, बट बाकी कोई भी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, सब गिरे पड़े हैं अभी मार्केट की कंडीशन में. बट टाटा मोटर्स इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, पोस्टिंग रियली गुड क्वार्टरली नंबर्स. एंड this is what we want, right? Ideally this is what I want कि स्टॉक को बेचना ना पड़े भाई ज़्यादा टाइम तक, 1 साल 2 साल जितना है. एंड टाटा मोटर्स इज द ओनली स्टॉक दैट हैज रिमेन्ड पोर्टफोलियो के स्टार्टिंग से अभी तक है. टाटा मोटर्स दिया इसने 50% ही है, बट ठीक है, 50% फॉर अ सच अ लार्ज कैप स्टॉक इज गुड इनफ, राइट. तो yeah, good on Tata Motors. Let's look at some charts and then we'll get back to the discussion. तो आज सारे दुख वाले स्टॉक्स हम देखेंगे. तो स्टॉक्स हैड गिवन गुड रन अप, फिर अभी ये मार्केट में सेलिंग आती जा रही है. आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग दीज स्टॉक्स विल सस्टेन देयर मोमेंटम. कब मतलब कहाँ पे ये फॉल अरेस्ट होगी, दैट आई डोंट नो. दे आर वेरी क्लोज टू द टिपिंग पॉइंट. यहाँ पे अगर देखो तो मोतीलाल ओसवाल इज ऑलमोस्ट एट 20% फॉल, राइट. और पिछले बार हमने इसको 20% फॉल पे बेचा था दिस स्टॉक. इन द करेंट वोलेटिलिटी सिनेरियो आई थिंक वी माइट नॉट एग्जिट एनीथिंग इन अ हरी कि 20% गिर गया है तो निकल जाओ. एंड
हम मतलब एंट्री के वक्त ही एक 25% का क्राइटेरियन दे लेंगे कि ऑल टाइम हाई से 25% देख लो। अगर एंट्री के दिन वो हो रहा है तो वी माइट आई मीन गेट आउट फ्रॉम दो स्टॉक्स, अदरवाइज वी विल स्टे इन्वेस्टेड। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये स्टॉक ऐसा गिरा था, समवेयर वी एग्जिटेड, देन इट वेंट अप अगेन, इट इज फॉलिंग। सो कहीं ना कहीं वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि कैसे वी कैन डाइजेस्ट सम ऑफ दीज फॉल्स एंड नॉट सेल इन अ हरी। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स भी, अगर वैसे बीएससी और मोतीलाल ओसवाल ये सब को तो मतलब बोथ हैव फॉलन क्वाइट अ बिट। if you look at even Anand Rathi, right? Anand Rathi has fallen 5.7%, BSE has fallen 5.6%. सब ये सेम स्टॉक मार्केट ब्रोकरेज ये सब के बिजनेस में हैं, सारे गिर रहे हैं। एंड आई मीन that is expected in a fall like this. Torrent Power has fallen a lot. यहाँ पे हम Torrent Power की भी चार्ट एक बार देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया, एक दिन काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी एंड देन अगेन इट स्टार्टेड फॉलिंग क्वाइट अ बिट, and these stocks are all close to like 20% fall from their all time high. BSE again we discussed, lots of volatility, right? This situation, but one thing is good कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर मैं आज की बात करूँ ना, अगर मेरे को आज रीबैलेंसिंग करना होता तो शायद कोई स्टॉक आज भी निकलता नहीं पोर्टफोलियो से, मतलब जो 20 के 20 हैं वो 20 के 20 ही बने रहते। and that is a good thing. I also don't want these stocks to be going in and out a lot. We can stay with some losses. अभी इतनी जब पूरा मार्केट ही गिर रहा है तो सारे ही गिर रहे हैं, फिर उसमें कुछ ज़्यादा सोचने का है नहीं। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू, और इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं हमारे निफ्टी टॉप 10 पोर्टफोलियो का भी। वैसे अगर हम अपने नॉर्मल पोर्टफोलियो में जाएं तो वी आर स्टिल ट्रेंडिंग अबव द इंडेक्स। इंडेक्स से 1.5% अभी भी ऊपर है, बट हाउ लॉन्ग दिस विल सस्टेन वी नेवर नो। ऐसे ही अगर सस्टेन्ड सेलिंग जारी रहा मार्केट में, हम ऐसे ही गिरते रहे, तो आई डोंट थिंक मोमेंटम कैन होल्ड दिस फॉर लॉन्ग। एंड लेट्स सी नेक्स्ट रीबैलेंसिंग में क्या होता है एंड हाउ वी नेविगेट दैट। अगर लास्ट एक दिन की बात करें तो फ्यू स्टॉक शोड गुड मोमेंटम ऑन फ्राइडे सेशन। जोमेटो वाज अप 4.4%, टाटा मोटर्स 2.2%, एनटीपीसी 2.4%, कल्याण वाज अप मोर देन 4% इंट्राडे, फिर वो दिन खत्म होने तक 2.7% तक आ गया था। EI होटल 2.2% एंड डिक्सन 2%. So yeah, but there were a lot of fall as well, right? Inox Wind 2.2%, BSE 2.1%, Power India 2.2%, सारे गिर रहे थे। Let's see how they react on Monday. और टॉप 10 निफ्टी टॉप 10 की एक बार बात करते हैं। निफ्टी टॉप 10 has held up really strongly. तो हीरो मोटर कॉर्प has grown now, मतलब उसके numbers expected अच्छे हैं, तो it has, the change is 8.2%. So this is now the second strongest stock after Bajaj Auto, and also Tata Motors is the third highest, right? Bharti Airtel is also going good, 6.7% change till now. तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो अगर मार्च 1 से हमने सिर्फ निफ्टी खरीदा होता तो अभी हम 1.3% के लॉस में बैठे रहते। और अगर हम ये टॉप 10 पोर्टफोलियो सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स के, निफ्टी के 50 में से अगर टॉप 10 मोमेंटम स्टॉक्स हम लेके चले तो वी आर सिटिंग एट 1.5% प्रॉफिट, राइट? तो डिफरेंस कितना होगा? 2.8% का प्रॉफिट तुमको 2 महीने के अंदर ही देखने में मिल रहा है, राइट? दिस मे नॉट सस्टेन, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल सस्टेन, बट इट शोज द पावर की, आई मीन व्हाट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स रादर देन कि पूरा इंडेक्स ही लेके बैठे हो उसमें। रिलायंस किस दिन गिर रहा है तो फिर तुम बस गिर के बैठे हो इंडेक्स के साथ, राइट? लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड। सो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? एंड आई एम सॉरी इफ द डिस्कशन थोड़ा जो लंबा हो गया, पूरे हफ्ते मैंने वीडियो नहीं बनाया था, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक आई मीन ट्राइंग टू मिक्स अप ऑल द फैक्टर्स जो भी दिमाग में आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू have this conversation on that, right? So what should investors do in this? So no change in strategy as expected. Event risk है, ठीक है, पर हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, and we'll have to learn to live with the losses. अब हर दिन मार्केट आएगी, ऐसे ही कट्स मारेगी, and we'll have to take it like bruises on our face. हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। अगर हम मतलब इफ वी टेक अ कॉल कि नहीं करना ही नहीं है तो फिर बेच के निकल जाना है, राइट? अगर रिटर्न्स चाहिए तो ये रिस्क डाइजेस्ट करना पड़ेगा, चाहे दिन में 2% गिरे पोर्टफोलियो, चाहे दिन में 3% गिरे, व्हाटएवर, राइट? वी हैव टू डू इट अनलेस मार्केट अपने
200 डे EMA या 100 डे EMA को तोड़ता है, तब वी विल सी व्हेन इट कम्स। बट अभी सिचुएशन उतना मतलब उतनी खराब नहीं हुई है कि मार्केट अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड से डिविएट कर रहा हो, राइट। द ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव, दैट्स व्हाट आई बिलीव, स्टिल बुलिश, स्टिल वेरी पॉजिटिव। पर हाँ, ये इलेक्शन जिटर्स जो आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा इन दीज कमिंग वीक्स, और ये 2-3 हफ्तों की बात है शायद। होपफुली इसी के अंदर सब कुछ, सारी वॉलिटिलिटी खत्म हो जाए एंड विल हैव अ गुड रन, वी माइट हैव अ गुड रन आफ्टर दैट। सो नो इश्यूज विद डिप्लॉइंग इंक्रीमेंटल कैश। अगर स्ट्रैटेजी यही रखना है, इंक्रीमेंटल कैश आता है तो ऐसा नहीं कि होल्ड करके रखो, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो वो कैश का फायदा नहीं मिलेगा। बट अगेन दिस द पर्सनल कॉल, सम पीपल माइट सी कि इवेंट रिस्क उनको हैंडल नहीं करना है बिल्कुल भी इवेंट रिस्क, तो दे कैन पार्क सम कैश ऑन द साइड, पोर्टफोलियो से निकाल के नहीं, मैं एडिशनल कैश की बात कर रहा हूँ। अगर एडिशनल इन आपका कैश फ्लो से आया है तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट राइट नाउ थिंकिंग कि यू माइट इन्वेस्ट लेटर या नेक्स्ट रीबैलेंसिंग में डाल देना जो भी, बट उससे ज़्यादा कुछ फायदा या नुकसान होगा ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। इफ आई हैड इंक्रीमेंटल कैश टुडे मैं तो डाल दूंगा, राइट, नो थिंकिंग अबाउट दैट। देन या पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस अभी तो नहीं हो रहे हैं, दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, एंड दिस इज अ गुड टाइम टू रीलुक एट योर एसेट एलोकेशन। और इसी के लिए मैंने साइड में ये गोल्ड का फोटो लगा रखा है कि, एंड वी ऑलरेडी टॉक्ड कि गोल्ड ने कैसा रिटर्न्स दिया है लास्ट 6 महीने, राइट। और गोल्ड यूजुअली ऐसे रिटर्न्स नहीं देता, गोल्ड कभी कभी सालों साल भी रिटर्न्स नहीं देता, बट इट्स अ गुड, I mean, hedge against inflation. It's a good way to minimize your drawdowns in the long term. So आप 75-25 कर सकते हो, 70-30 कर सकते हो, 90-10 करना है तो 90-10 भी कर लो, बट उसमें ज़्यादा कुछ आई थिंक इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो आइडियली यू शुड ट्राई टू रीच 75-25। अभी तक मैं भी 25% पहुंच नहीं पाया हूँ, बट आई एम प्रोग्रेसिवली डिप्लॉइंग इन गोल्ड, एंड सो दिस इज अ गुड टाइम टू रीलुक एट योर एसेट एलोकेशन। अगर हजम नहीं हो रही ना इतनी लॉसेस की, मतलब इतने लॉसेस क्यों हो रहे हैं, इतना ड्रॉडाउन क्यों हो रहा है, तो स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन करने की जगह आप अपने एसेट एलोकेशन को देखो कि मैंने क्यों अपना 100% मोमेंटम में लगा रखा है। सो थिंक अबाउट कि तुमको डेट में लगाना है या तुमको लिक्विड रखना है या तुमको गोल्ड में लगाना है, कहीं और लगाना है, क्रिप्टो में लगाना है, जहां भी लगाना है। मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट whatever you feel is the best for you, right? So relook at your asset allocation. And the most important thing, this is not the time to sell stocks and move to cash. वो गलती से भी मत करना, इस मार्केट से पूरी तरह से निकलने की या एग्जिट करने की कोशिश मत करना। एंड आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग अगर मार्केट गिर जाता है तो, बट मतलब आई डोंट सी द रिस्क ऑफ दैट हैपनिंग अ लॉट, एंड इवन इफ दैट हैपन्स, रीडिप्लॉय करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम अपना सारा पैसा, तुम्हारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, तुम 1 करोड़ लेके निकल गए और फिर जब वापस आना हुआ तो यू विल नेवर मतलब allow yourself to deploy all the 1 crore immediately, even if you feel very confident about the market, right? Most people won't do that. So redeploying is very hard. So don't sell stocks and move to cash. तुम नहीं जानते, volatility बहुत ज्यादा है, when this market can rebound and rally, और अगर ये मार्केट रैली करेगी, रैली बहुत ज्यादा भी हो सकता है मार्केट में, based on the election outcome and based on अदर थिंग्स। अभी वैसे इवेंट एक के बाद एक आते रहेंगे, राइट। फिर यूएस इलेक्शंस आ जाएगा, उसका भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट्स पे। सो विल हैव टू थिंक ऑल दैट, बट पैसा निकाल के मार्केट छोड़ के जाना नहीं है, मार्केट में टिके रहना है। लॉस आ रही है तो टेक इट ऑन योर चिन, फेस द लॉस, एंड दैट्स हाउ यू विल ग्रो। The last thing is mentally prepare yourself for zero rate cuts this year. अगर तुम सोच रहे थे कि मार्केट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कट आएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप के दिमाग, मतलब अपने दिमाग में ये डाल लो कि शायद रेट कट्स ना भी आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, जीरो रेट कट्स आएंगे, और हमको एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में ही जितना परफॉर्म करेगा उतना हम कर सकते हैं। एवरी ईयर वोंट बी लाइक 2023, कोई साल अच्छा रहेगा, कोई साल अच्छा नहीं रहेगा। अभी नहीं आया 2024 में तो 2025 के स्टार्टिंग में आ जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा ना। रेट कांट स्टे एलिवेटेड फॉर दिस लॉन्ग, वो कितना इंटरेस्ट भरेंगे, राइट। सो रेट कट्स विल कम, वेदर इट विल कम दिस ईयर और नॉट वी डोंट नो, बट वी शुड मेंटली प्रिपेयर आवरसेल्फ कि इस साल नहीं आएंगे, आएंगे तो अगले साल आएंगे, तब मार्केट बढ़ जाएगा, राइट। या कभी कभी मार्केट पहले से डिस्काउंट कर लेता है, सो मार्केट्स माइट स्टिल राइज दिस ईयर। सो yeah, that's pretty much what I had to discuss. So apologies if the video stretched for a bit, but these were all the thoughts on my head. And let me know in the comments below what you think about the recent market volatility. Portfolio में कितनी गिरावट आई है, how are your stocks performing, and if you have any other opinion about the video, then please let me know. And मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए have a happy rest of the weekend and goodbye.